गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े हैं वो हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको अच्छे से समझा है। और पिछली क्लास में हमने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में भी अच्छे से समझा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ आउटपुट लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्तर है उसका महत्व, तो वो किस प्रकार से किसी इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ हमने बात की थी एक लेसन में कि जो आउटपुट है वही आपका क्या होता है, इनकम होता है। क्यों? क्योंकि आउटपुट को ही अगर हम मार्केट में सेल करते हैं, यानी जो गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके ही मार्केट वैल्यू को हम इनकम बोलते हैं। तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम होता है। तो यहाँ जब हम आउटपुट में वृद्धि की बात करते हैं, यानी उत्पादन में वृद्धि की बात करते हैं, तो रियल में किसकी बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, आर्थिक वृद्धि की बात होती है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स ए राइज इन रियल जीडीपी। जो आर्थिक वृद्धि है उसका क्या असर है, वास्तविक जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, जिसे हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यानी स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं, उसमें वृद्धि से है। इफेक्टिवली दिस इज मीन ए राइज इन नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि हो जाती है, जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें भी वृद्धि हो जाती है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर है यानी कुल व्यय, समग्र व्यय, वो भी इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाता है। इसका क्या परिणाम होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ शुड एनेबल ए राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड एंड ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इससे क्या होगा, ये लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा देता है लोगों का। क्यों? क्योंकि मैंने बात की थी कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस होती हैं इकोनॉमी में, अगर वो इंक्रीज हो जाती हैं तो लोगों को कंजम्पशन करने के लिए ज़्यादा मिलती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से उनका वेलफेयर भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करती है, आउटपुट को इंक्रीज कर देती है, नेशनल इनकम को इंक्रीज कर देती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ जाता है, और साथ ही साथ वेलफेयर भी इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन कारणों से जो आउटपुट है या इकोनॉमिक ग्रोथ है ये होती है, आउटपुट इंक्रीज होता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आर्थिक वृद्धि के क्या कारण हैं, उन कारणों को हम समझेंगे। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन आउटपुट, इसको दूसरे नाम से क्या समझेंगे कि किसमें वृद्धि, उत्पादन, जो भी उत्पादन है उसमें वृद्धि, आउटपुट में वृद्धि, उत्पादन वृद्धि। तो ये दो तरह से हो सकता है। किस साइड से हो सकता है, डिमांड साइड से हो सकता है और सप्लाई साइड से भी हो सकता है। मैंने एक पिछली क्लास में आपको बताया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी जो आय है उसका चक्के प्रवाह। उसमें मैंने आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो हम डिमांड साइड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 4 सेक्टर इकोनॉमी के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको ले रहे हैं। तो डिमांड साइड से किस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है, क्योंकि डिमांड के बढ़ने से बहुत सी चीज़ों में चेंजेज हमें देखने को मिलता है। तो उसको हम अच्छे से समझते हैं, एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। जो एडी है, एडी का यहाँ मतलब है एग्रीगेट डिमांड, यानी समग्र मांग। तो ये किन से मिलके बनती है, सी यहाँ है कंजम्पशन, किसके द्वारा किया जा रहा है, ये हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा आपका जो कंपोनेंट है वो है आई, आई यहाँ क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये किसके द्वारा किया जाता है, फार्म सेक्टर के द्वारा किया जाता है। जी यहाँ से क्या मतलब है, गवर्नमेंट स्पेंड, जो भी एक्सपेंडिंग है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो कंजम्पशन के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ जी किसको डिनोट कर रहा है, गवर्नमेंट को डिनोट कर रहा है, उसकी एक्सपेंडिंग को डिनोट कर रहा है। और प्लस आपका दिया हुआ है एक्स माइनस एम, तो एक्स का मतलब यहाँ पर है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है एम्पोर्ट, जो भी आपका इम्पोर्ट है वो। तो यहाँ एक्स माइनस एम का मतलब हुआ नेट एक्सपोर्ट। तो इनसे इफेक्ट होता है किसमें, एग्रीगेट डिमांड में। एग्रीगेट अगर डिमांड बढ़ती है तो जो भी
सुचक्र होता है इकोनॉमी में, वर्चुअस साइकिल होता है, वो चलने लगता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे एडी बढ़े, क्योंकि अगर एडी बढ़ेगी तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाने से इकोनॉमी में जो भी एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाने की वजह से लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा, वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, साथ ही साथ गवर्नमेंट को ढेर सारा टैक्सेज भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकेगी और कंजम्पशन भी कर सकेगी। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाने से क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और अधिक जो गुड्स एंड कमोडिटीज़ है उनका प्रोडक्शन होगा। और जब गुड्स एंड कमोडिटी का प्रोडक्शन होगा तो जो आपका इनकम लेवल है वो बढ़ जाएगा, और फिर से वही इनकम लेवल बढ़ जाने से क्या होगा, इकोनॉमी में आपका डिमांड बढ़ जाएगा, और यही सर्कल चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एडी किस प्रकार बढ़ सकता है। तो सबसे पहले सी की बात करते हैं, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सी का मतलब है कंजम्पशन किसके द्वारा किया जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजम्पशन के लिए बैंकों से वो उधार लेगा, और उधार लेने की वजह से वो खर्च करेगा इकोनॉमी में। तो खर्च करने से जो भी आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ अगर वेजेज यानी जो वेजेज एंड सैलरी है ये भी बढ़ जाए, इंक्रीज कर दी जाए, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो लोग ज़्यादा उधार लेंगे, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पे जनरली क्या होता है, लोग ज़्यादा उधार लेते हैं, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं, कम उधार लेते हैं। तो कम होगी तो क्या होगा, इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेंगे, और एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ जो बेज रेट बढ़ जाने से लोगों के पास इनकम ज़्यादा पहुंचेगी, और इनकम बढ़ जाने से क्या होगी, वो सी यानी यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं टैक्सेज की। तो टैक्स जो है, इनकम टैक्स हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है, और भी अन्य टैक्स हो सकते हैं। अगर टैक्स रेट कम कर दी तो क्या होगा, इकोनॉमी में लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी खर्च करने के लिए जो उनके पास इनकम बचती है, वो उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो पहले की तुलना में कंजम्पशन पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं आई, यानी आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आपको कब बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट बैंकों द्वारा कम हो जाने की वजह से जो इन्वेस्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें कम ब्याज दर पर पैसा मिल रहा होगा। तो इसके साथ साथ अगर टैक्स भी कम कर दिया जाए, कॉर्पोरेट टैक्स, तो उनको प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा बचेगा, और वो क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट के लिए ढेर सारी जो भी कैपिटल गुड्स हैं उनको परचेज करेंगे, तो इससे एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपका जो जी है, जी मतलब यहाँ क्या है, जी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाने से, आपका कंजम्पशन लेवल बढ़ जाने से, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ जाने से भी उसको ढेर सारे अगर टैक्स कलेक्शन हो रहा है, टैक्स से भी मिल रही है, या फिर और भी अन्य सोर्सों से अगर उसको इनकम मिल रही है, या गवर्नमेंट डिफिसिट फाइनेंसिंग या और अन्य तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उससे भी क्या हो सकता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है। अगर गवर्नमेंट कंजम्पशन कर रही है तो भी क्या हो सकता है, एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तब भी एडी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने के लिए है कि एक्स का मतलब होता है कि विदेशी हमारी जो गुड्स एंड सर्विस है उनको परचेज कर रहे हैं, और एम का मतलब होता है हम विदेशियों की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको खरीद रहे हैं, उनको परचेज कर रहे हैं। तो इससे एडी बढ़ेगी, और एडी बढ़ जाने की वजह से इकोनॉमी में जो सुचक्र है एक, वो सक्रिय हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सप्लाई साइड की। तो यहाँ पर जो आपके सप्लाई साइड में पहला पॉइंट है वो क्या है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है तो गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं उनको ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है, और लेवल ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाएंगी।
इन्वेस्टमेंट बढ़ जाने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाने से अगर बार बार वही एक्टिविटी को करेगा कोई भी लेबर है या कार्य को करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसमें क्या होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो एक्सपर्ट हो जाएगा। तो इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाने के साथ साथ उसको अच्छी मशीनें भी मिलेंगी, जो जो कैपिटल गुड्स होंगी। कैपिटल गुड्स मिलने की वजह से उसकी क्या हो जाएगी, हायर लेवल प्रोडक्टिविटी। जब वो उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, यानी वो कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पैदा कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो श्रमिक है उसका उत्पादन का स्तर, जो उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ इंक्रीज इन लेबर फोर्स, अगर इकोनॉमी में लेबर फोर्स बढ़ रहा है, एक पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसमें से ज़्यादातर वर्किंग पॉपुलेशन है, तो ऐसी स्थिति में भी सप्लाई साइड की तरफ से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लेबर फोर्स होगा और उसको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे तो इकोनॉमी में ज़्यादा आउटपुट लेवल भी उत्पन्न होगा, यानी जो गुड्स एंड सर्विस का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ अगर इकोनॉमी में डिस्कवर रॉ मटेरियल, नए नए जो रॉ मटेरियल हैं, जैसे कहीं जो आपका पेट्रोलियम है उसका पता लग गया, कहीं जो और भी खनिज जो धातुएं वगैरह हैं उनका पता चल गया, तो उसकी वजह से रॉ मटेरियल बढ़ जाने से उसको हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस में, क्योंकि रॉ मटेरियल को ही हम कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल फिनिश गुड्स में। तो वो बढ़ जाने से सप्लाई साइड से जो लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैं वो पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी आउटपुट लेवल इंक्रीज कर जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो अगला पॉइंट है वो है इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी तकनीक काम करने के तरीकों में चेंजेज आ रहा है, तो भी सप्लाई साइड की तरफ से, पूर्ति पक्ष की तरफ से, जैसे एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, उसकी तरफ से भी क्या देखने को मिलेगा, गुड्स एंड सर्विस का जो लेवल है वो पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा, यानी आउटपुट लेवल इंक्रीज कर जाएगा। तो ये एक कारण है किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट अगर सप्लाई बढ़ रहे हैं तो इनसे क्या होगा, इकोनॉमी में आउटपुट लेवल किसका बढ़ जाएगा, गुड्स एंड सर्विस का बढ़ जाएगा आप, और उसको पहले की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि वाई जीडीपी या आउटपुट और इसी को क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन आउटपुट, या इसी को क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट। यानी जो आर्थिक वृद्धि है या उत्पादन के स्तर में वृद्धि या उत्पादन स्तर जो वस्तुओं सेवाओं का है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसके महत्व के बारे में अब हम लोग समझेंगे, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेवल ऑफ आउटपुट, इसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन हेल्प वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्ट उद्देश्य हैं समष्टि अर्थशास्त्र के, उनको प्राप्त करने में जो लेवल ऑफ आउटपुट है, उत्पादन का स्तर, और आपका इसी को हम आर्थिक वृद्धि है, वो सहायक होते हैं किसके लिए, समष्टि जो अर्थशास्त्र के उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए। तो इनको हम पॉइंट्स वाइज समझेंगे कि ये किस प्रकार से सहायक होते हैं। आपका जो पहला पॉइंट है वो है रिडक्शन इन पॉवर्टी, किसमें कमी, गरीबी में कमी। अगर आपको पता हो जो गुड्स एंड सर्विस का लेवल है वो पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाता है, जो प्रोडक्शन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, आउटपुट लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को पहले की तुलना में गुड्स एंड सर्विस की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो गरीबी का स्तर है वो कम होने लगेगा, यानी पहले की तुलना में गरीबी है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगी, जो कि लोगों के कल्याण को बढ़ाएगी, वेलफेयर को इंक्रीज करेगी। इसके साथ साथ दूसरा आपका जो पॉइंट है वो है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको मैंने बात की कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाने से क्या होता है, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी क्यों, क्योंकि बहुत सी एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, इनकम होती है, बिल्कुल सही। एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दूसरे व्यक्ति का क्या होता है, इनकम होती है। तब इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है। और एग्रीगेट डिमांड रियल में क्या है, खर्चे हैं अलग अलग सेक्टर के, तो जब वो बढ़ जाने से क्या होता है, डिमांड बढ़ने से जो भी इन्वेस्टर हैं वो प्रोत्साहित होंगे और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाने से लोगों को फैक्टर इनकम के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगी,
इनकम प्राप्त हो जाएगी, वेजेज प्राप्त होंगी और फिर से वो कंजम्पशन के लिए उस इनकम को खर्च करेंगे और कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और भी इन्वेस्टमेंट गुड्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि उसको भी जो आपका निवेशक है, इन्वेस्टर है, उसको अच्छा माहौल मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि इन चीज़ों से क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट के अवसर का सीधा सा मतलब है लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। तो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसकी वजह से, लेवल ऑफ आउटपुट की वजह से अगर वो इंक्रीज कर रहा है। अगला जो आपका पॉइंट है, इम्प्रूव पब्लिक सर्विस। इम्प्रूव पब्लिक सर्विस यानी जो लोक सेवा है उसमें सुधार। और लोक सेवा किसकी तरफ से की जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट के अगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो ऐसी स्थिति में लोग इनकम बढ़ रही है और इनकम बढ़ जाने से जो गवर्नमेंट है उसको पहले की टैक्स दर पर पहले की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, जो टैक्स रेवेन्यू है वो प्राप्त होगा। अगर वो टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाएगी और गवर्नमेंट को इनकम बढ़ जाएगी तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए कार्य करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य करती है। तो उसके पास जब इनकम होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलेगी, यानी एजुकेशन लेवल भी इंक्रीज कर देगी। इसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटी को भी इम्प्रूव कर देगी, हॉस्पिटल खोलेगी, मेडिकल कॉलेज खोलेगी। तो इस तरह से हम देखेंगे और भी जो भी सोशल वेलफेयर के लिए सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, उनको भी इम्प्रूव ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी और इन चीज़ों का जो लेवल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपका यहाँ आउटपुट के इंक्रीज हो जाने की वजह से गवर्नमेंट की जो भी इनकम है यानी टैक्स रेवेन्यू है वो ज़्यादा हो जाएगा और उसका परिणाम क्या होगा कि जो पब्लिक सर्विस है वो इम्प्रूव हो जाएगी, पहले की तुलना में अच्छी हो जाएगी। जो ट्रांसपोर्टेशन है या आपका रोड वगैरह ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले की तुलना में इम्प्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की और ये है रिड्यूस डेट टू जीडीपी रेशियो। तो जो कर्ज है किसके अनुपात में, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुपात में, वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट लेवल बढ़ जाने से इनकम बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ जाने से क्या होगा, जो कर्ज है उसको चुका सकते हैं। अब कर्ज को चुकाया जा सकेगा तो जो जीडीपी का रेशियो है उसके साथ, कर्ज के साथ, रेट के साथ वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। यानी लगातार कर्ज कम हो जाएगा तो जीडीपी ज़्यादा होगा और कर्ज कम होगा तो इसमें रेशियो में डिक्रीज देखने को अब मिलेगा, रिड्यूस देखने को हमें अब मिलेगा। अगला जो आपका पॉइंट है वो है राइज इन वेलफेयर ऑफ पीपल। बिल्कुल जो पीपल हैं उनकी कल्याण में वृद्धि देखने को हमें मिलेगी। वो क्यों मिलेगी, क्योंकि आउटपुट लेवल बढ़ जाने की वजह से गुड्स एंड सर्विस का इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ जो भी गुड्स एंड सर्विस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। उसका अंतिम परिणाम क्या निकलेगा कि लोगों को वो कंजम्पशन के लिए मिलेंगी और कंजम्पशन के लिए ये चीज़ें अगर यूज होंगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों का कल्याण बढ़ेगा। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट, निवेश। तो निवेश, आउटपुट लेवल बढ़ जाने से निवेश भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर हैं, फार्म सेक्टर है, वो प्रोत्साहित होगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और अधिक प्रोडक्शन बढ़ जाने से डिमांड बढ़ेगी और डिमांड से क्या हो जाएगा, इनकम इंक्रीज होने से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी किसके माध्यम से बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बढ़ जाएगी। और अंतिमता जो परिणाम निकलेगा वो क्या निकलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास हो जाएगा और इकोनॉमी एक ऊंचे लेवल की पे पहुंच जाएगी पहले की तुलना में। अब हम लोग ने बात की कि ये चीज़ें जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी है इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो उन इकोनॉमिक ग्रोथ की जो लिमिटेशन है उनको हम समझ लेते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। जो हमारी पहली लिमिटेशन है वो है इनइक्वालिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जरूरी नहीं है कि जो आउटपुट लेवल बढ़ रहा है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस का, उसकी वजह से क्या हो, सभी को समान रूप से फायदा हो। उससे ये भी हो सकता है कि जो अमीर है उनको ज़्यादा इनकम मिल जाए, तो इनइक्वालिटी जो है, असमानता है, वो बढ़ जाएंगी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी आय का वितरण है समाज में, वो क्या हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है।
उसमें असमानताएं हो सकती हैं और ज़्यादा अमीर अमीर हो जाएगा और गरीब गरीब हो जाएगा। तो ये भी एक कमी है इसमें कि आउटपुट लेवल तो बढ़ गया लेकिन उसका वितरण सही नहीं हुआ। अगला है आपका जो पॉइंट है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, यानी जो आपकी नकारात्मक बाध्यताएं हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बाध्यताओं के बारे में बताया है। तो नकारात्मक बाध्यताएं अगर ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से, जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और भी अन्य टाइप के पॉल्यूशन, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लोगों का जो हेल्थ है उस पर बैड इम्पैक्ट यानी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो पहले की तुलना में ज़्यादा बीमार होने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका फायदे की जगह यानी वेलफेयर की जगह उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा और इकोनॉमी में वेलफेयर डिक्रीज हो सकता है। यानी गुड्स एंड सर्विस का जो लेवल है, आउटपुट लेवल है, वो इंक्रीज तो हो सकता है लेकिन उसके साथ साथ जो आपका वेलफेयर इकोनॉमी का वो डिक्रीज हो सकता है। किसके कारण कि अगर प्रोडक्शन से ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है आपके जो भी इन्वायरमेंट है उसको। तो ये जो अगला पॉइंट है ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज से ही रिलेटेड है, वो आपका है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी जो आपका पर्यावरण है उसमें अवनमन मतलब उसमें नुकसान। क्योंकि हम जब इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो उसके लिए हमें नेचर से यानी प्राकृतिक जो रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उनको यूज करना होता है। ऐसी स्थिति में उनको हम जब ज़्यादा यूज करने लगते हैं तो वो कम हो जाने लगते हैं संबंधित देश में, कंट्री में। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ साथ और भी नेगेटिव इम्पैक्ट उत्पन्न होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन होता है किसके माध्यम से, जब हम पेट्रोलियम को यूज करते हैं और भी जो जीवांश ईंधन है उनका यूज करते हैं। तो इकोनॉमी में आपको पर्यावरणीय अवनमन देखने को मिलता है, तो वो भी क्या कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ या आउटपुट लेवल इंक्रीज हो जाए लेकिन पर्यावरणीय अवनमन बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर ही इकोनॉमिक ग्रोथ या जो आपका लेवल ऑफ है आउटपुट है उसको इंक्रीज करना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस को इंक्रीज करना चाहिए कि ये चीज़ें भी ज़्यादा उत्पन्न ना हो, जो भी आपकी लिमिटेशन है या नुकसानदेह वाली चीज़ें हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, वेलफेयर वाली चीज़ें उत्पन्न हो और लोगों का कल्याण हो। यानी जो आपका आउटपुट लेवल है गुड्स एंड सर्विस का वो किसके लिए हो, लोगों के वेलफेयर के लिए हो और लोगों का उससे कल्याण बढ़े और जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। धन्यवाद।